हैं, तो आप ही बताइए कि क्यों प्रेगनेंसी में सारी चीज़ें हम लोग बंद रखते हैं जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको लेके विमेन को इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्पररी होती हैं। अगर आप उसके लिए एग्रेसिवली ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे रेटिनॉल, वो कहीं ना कहीं ब्लड में पेनिट्रेट करके और बच्चे तक पहुंच ही जाती हैं, और जो डेवलपिंग अपना बच्चा है उसको नुकसान होने के रिस्क रहता है। पेशेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग कि हमारी कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ तो नहीं हो जाएंगे लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो बहुत डीप होते हैं, और जो लेज़र्स आप यूज़ करते हैं वो केवल स्किन डीप होती है। जो आपने अभी इतने ट्रीटमेंट्स बताए, तो इन सब में सर्जरीज इन्वॉल्व है या बिना सर्जरी के भी कुछ प्रोसीजर्स हैं? पहले इसमें 2010 से पहले सर्जरीज ही होती थी, बट आफ्टर 2005 एंड 10 इंडिया में लेज़र्स और डिफरेंट मेडिकेशंस इंट्रोड्यूस हुए हैं। सेफ़ हैं पूरी तरह से या अनसेफ है? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। नहीं, ये ट्रीटमेंट एकदम सेफ़ हैं, साइंटिफिकली स्टडीड हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका चौधरी, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट स्किन एंड सोल एस्थेटिक्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है खांगटा हॉस्पिटल में, और हमारे यहाँ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कॉस्मेटिक गायने के बारे में एंड वुमेन हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ खांगटा हॉस्पिटल जोधपुर में। हम लोग लास्ट 10 इयर्स से विमेन रिलेटेड चाइल्ड बर्थ से लेके मेनोपॉज और उसके बाद तक के सारे इश्यूज़ में डील कर रहे हैं। विमेन हेल्थ में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अभी एक न्यूली डेवलपिंग ब्रांच है। इसकी कंसल्टेंसी हम स्किन एंड सोल में भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर स्वाति, आपसे मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आपने पोस्ट MBBS गायनेकोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? आप कोई और ब्रांच भी चूज़ कर सकते थे, तो आपका स्पेशल इंटरेस्ट गायनेकोलॉजी की तरफ क्यों गया? गायनेकोलॉजी बेसिकली फीमेल की, विमेन की हेल्थ को डील करता है, और अपने कंट्री में विमेन हेल्थ एक इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। मैं चाहती थी कि मैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, सब जगह ईच एंड एवरी विमेन तक जाऊं और उनकी जो भी हेजिटेंसी है, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, उनको डील करूं और उनके हेल्थ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करूं। तो इसीलिए। जैसे आपकी इंस्पिरेशन इज़ गायनेकोलॉजी, मेरी इंस्पिरेशन है एस्थेटिक्स। एस्थेटिकली आप जो है प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं किसी के, स्पेशली फेस, उसमें आपकी स्माइल आएगी, आपकी स्किन आएगी, आपके हेयर आएंगे। तो मेरा जो है इंक्लिनेशन इज़ टुवर्ड्स एस्थेटिक्स। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ पे कि आपके जो पेशेंट्स आते हैं, एक्सेप्ट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या विमेन हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा, वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं अबाउट देयर लुक्स? विमेन के लिए लुक्स हमेशा प्रायोरिटी रहे हैं, एंड डेफिनेटली हमसे OPD में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैम मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, या मेरे स्किन पे पिगमेंट्स हो रहे हैं, या स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, या फिर इंटीमेट एरिया के कुछ इश्यूज़ हैं, डार्कनिंग हो रही है। तो उस बारे में भी हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को एज अ ब्रांच इंट्रोड्यूस किया है हमारे सेटअप में। तो मैम ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बेसिकली एक मिसनॉमर है जो इंटीमेट एरिया के केवल ब्यूटिफिकेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। वो फंक्शनल इश्यूज़ को भी डील करता है। जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक इशू है, जिसमें पेशेंट को छींकने पे, खांसने पे, हंसने पे, नाचने पे यूरिन पास होने लग जाता है, और पेशेंट सोशल इवेंट्स में जाने में हेजिटेंसी फील करता है। जैसे रिपीटेड वेजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको बार बार नए नए डॉक्टर्स के पास, नए नए हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है, और लंबे टाइम से कोई मेडिकेशंस लेनी पड़ रही है, और मेडिकेशंस बंद होते ही वापस से इन्फेक्शंस रीअपीयर हो रहे हैं। और जैसे उसके इंटीमेट एरियाज़ में कुछ इर्रेगुलर ग्रोथ हैं, या जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लेबिया हो गया, वो अनइवन हैं, जिसकी वजह से वो टाइट कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, या फिर लंबे टाइम तक सिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस जॉब्स नहीं कर पा रही हैं। इस तरह के इश्यूज़ हैं। या फिर रिसेंटली जो वेजाइनल रिजुविनेशन वाली चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ें हम लोग कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में डील करते हैं। इसमें स्ट्रेच मार्क्स के इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होते हैं, और इंटीमेट एरिया की ब्राइटनिंग और वो सारी चीज़ें भी हम डील करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि लोग सोचते हैं कि इंटीमेट एरिया की अगर बात हो रही है तो सिर्फ उसको लुक वाइज ही देखा जाता है, उसको हेल्थ इशू के हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल ये लुक्स के लिए ही है। मेनली ये फंक्शंस को ही डील करता है,
जैसे बार बार डिलीवरीज़ के बाद वेजाइनल मसल्स लूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन अपने आप पास होता रहता है खांसने छींकने से, या फिर वेजाइना बहुत लैक्स हो जाती है, या फिर जो पेशाब की थैली और लैट्रीन का रास्ता है वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है, यानी जिसे हम प्रोलैप्स बोलते हैं। उन सब के माइल्ड केसेस से लेके सीवियर केसेस को कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी डील करता है। ये जो आपने अभी इतने ट्रीटमेंट्स बताए, तो इन सब में सर्जरीज इन्वॉल्व है या बिना सर्जरी के भी कुछ प्रोसीजर्स हैं? पहले इसमें 2010 से पहले सर्जरीज ही होती थी, बट आफ्टर 2005 एंड 10 इंडिया में लेज़र्स और डिफरेंट मेडिकेशंस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिससे हम माइल्ड केसेस को विदाउट सर्जरीज डील कर सकते हैं। बस वो है कि पेशेंट हेजिटेंट नहीं हो और टाइमली हमको रिपोर्ट करे, ताकि हम इनिशियल स्टेजेस में ही उनके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। तो डॉक्टर स्वाति, ये ट्रीटमेंट सेफ़ हैं पूरी तरह से या अनसेफ है? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं आजकल, उनके कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नहीं, ये ट्रीटमेंट एकदम सेफ़ हैं, साइंटिफिकली स्टडीड हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स सालों से कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो इतने सालों से, ऑलमोस्ट लास्ट 15-20 ईयर्स से प्रैक्टिस हो रहा है। पहले डॉक्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ से सीख के आके करते थे, बट अब अपने छोटे शहरों में भी ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो अपने रूरल पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर स्वाति, आपसे एक क्वेश्चन है कि हॉर्मोन्स का क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन हेल्थ पे? देखो, हार्मोन एक हार्मोन नहीं है, बॉडी में मल्टीपल हार्मोन्स हैं जो अपनी स्किन को, हेयर को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, सबको रेगुलेट करता है। तो जो फीमेल में मेन हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा, और ईस्ट्रोजन हार्मोन के बैलेंस से ही सब चलता है। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है तो अलग इश्यूज़ होते हैं, कम होता है तो अलग इश्यूज़ होते हैं। थायराइड अगर बढ़ा हुआ होता है तो अलग इश्यूज़ होते हैं। तो जैसे एक्ने हो गया, हेयर फॉल हो गया, या अनचाहे बालों की समस्या हो गई, ये सारे इश्यूज़ हार्मोन रिलेटेड ही हैं। अगर हम सुपरफिशियली इन चीज़ों को ट्रीट भी कर देंगे, जैसे एक्ने या अनचाहे बाल हैं, अगर हार्मोन्स उनके इरेगुलर रहेंगे या ख़राब रहेंगे तो फिर वो वापस से इश्यूज़ रिकरेंट हो जाएंगे, यानी बार बार हमको देखने में मिलेंगे। मेरे पास जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए, उनमें जो कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है, चिन पे हेयर ग्रोथ है, ये साइड लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत थिक हेयर है, एंड दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर हैविंग PCOS। तो आप उन पेशेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, PCOS हर 5th लेडी को इश्यूज़ हैं, और आजकल PCOS के इश्यूज़ इसलिए हैं बिकॉज़ हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री हो गई है। तो जो एवरी 5th लेडी है जिसको PCOS इशू है, उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 20 मिनट्स फॉर 5 डेज़ अ वीक, हेल्दी डाइट फॉलो करें, तो ये सब चीज़ें करके वो अपने हार्मोन्स को खुद भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जगह कॉस्मेटोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी साथ में काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर स्वाति, थायराइड का क्या रोल है स्किन और हेयर हेल्थ पे? जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत है, उन लोगों के लिए थायराइड स्किन और हेयर में इश्यूज़ क्रिएट करता है, तो रेगुलर थायराइड मेडिकेशन लेने से उनके इश्यू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका, मेरा आपसे भी एक सवाल है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंसी में जिनके स्किन डार्कनिंग होने लग जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मेलास्मा कहते हैं, और पेशेंट्स उस चीज़ के लिए बहुत परेशान भी होते हैं। वो परसिस्ट भी करती है लंबे टाइम तक आफ्टर प्रेगनेंसी भी। तो उसके लिए उनको क्या एडवाइस करना चाहिए जिससे वो टाइमली मैनेज हो जाए? डॉक्टर स्वाति, जो पिगमेंटेशन आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे बचने के लिए पेशेंट सनस्क्रीन यूज़ कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप यूज़ करने के लिए, बट हाँ, एक बेसिक सनस्क्रीन वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो मेलास्मा या पिगमेंटेशन आ रही है वो बढ़े ना, और जो है वहीं स्टॉप हो जाए। और हम उसमें ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो आप देते हैं अपने पेशेंट्स को, और अच्छी डाइट। तो जब इसका कॉम्बिनेशन रहेगा तो जो एक सीवियर पिगमेंटेशन है वो नहीं देखने मिलेगा, और प्रेगनेंसी में भी पेशेंट्स आपकी ग्लो कर सकती है। डॉक्टर स्वाति, जब हम इंटीमेट एरिया पे लेज़र करते हैं, जिसको कॉमनली बिकिनी लेज़र बोलते हैं, तो पेशेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग कि हमारी कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ तो नहीं हो जाएंगे लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से।
तो मैं तो उन्हें समझाती हूँ कि नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन आज आपसे जानना चाहेंगे कि इसका कोई रोल हो सकता है क्या? देखिए, जो फर्टिलिटी रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो बहुत डीप होते हैं, और जो लेज़र्स आप यूज़ करते हैं वो केवल स्किन डीप होते हैं, तो स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में ही वर्क करते हैं। इतना डीप लेज़र पेनिट्रेट नहीं करता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेस्टेड एंड ट्राइड। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर स्वाति, मेरे पास बहुत प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी आती हैं जो बहुत इनसिक्योर होती हैं अपने लुक्स को लेके कि मेरा फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है, मैम मेरे को अपना अच्छा फील नहीं हो रहा है स्किन को लेके। तो मैं उनको जस्ट सिंपल स्किन केयर रूटीन देती हूँ कि प्रेगनेंसी में मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स जो हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, वो प्रोहिबिटेड होते हैं। तो मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज आप हमारे साथ हैं, तो आप ही बताइए कि क्यों प्रेगनेंसी में सारी चीज़ें हम लोग बंद रखते हैं जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको लेके विमेन को इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्पररी होती हैं। पोस्ट 9 मंथ्स का उनमें से काफ़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, और अगर आप उसके लिए एग्रेसिवली ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे रेटिनॉल या दूसरे तरह के क्रीम्स वगैरह एक्ने के लिए या मेलास्मा के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड में पेनिट्रेट करके और बच्चे तक पहुंच ही जाती हैं, और जो डेवलपिंग अपना बच्चा है उसको नुकसान होने के रिस्क रहते हैं। इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9 मंथ्स कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट आराम से करवा सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारी विमेन से कि वो जितना कंसंट्रेट अपने फैमिली पे करते हैं, अपने प्रोफेशन पे करते हैं, उतना ही ध्यान अपनी हेल्थ को भी दें, चाहे वो इंटीमेट हेल्थ हो या स्किन रूटीन की हेल्थ हो, और कोई भी प्रॉब्लम को लेके शाय ना हो, और अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। थैंक यू लिसनर्स। और इस तरह के आपके पास में अगर और भी कोई सवाल हैं या मिथ्स हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आके मिल सकते हैं। स्किन एंड सोल एस्थेटिक्स, भाकर टावर, पावटा पे आप आकर मुझसे मिल सकते हैं।